साल था 1991। क्रिस्टोफर केस नाम का एक आदमी सियाटल के बने हुए अपने मकान में रहता था। अप्रैल महीने की 18 तारीख थी जब दोपहर के वक्त पुलिस क्रिस्टोफर केस के मकान पर पहुंचती है। मकान पर पहुंचते ही पुलिस का सामना एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ से हुआ। मकान का जो मेन दरवाज़ा था, इस दरवाजे के बिल्कुल नीचे किसी सफ़ेद पाउडर की एक मोटी सी लकीर बनाई गई थी और ये पाउडर देखने में बिल्कुल नमक की तरह से लग रहा था। मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस वालों ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वालों ने तमाम बार दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटा और कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी जब अंदर से कोई उत्तर नहीं आया तो पुलिस वालों ने मकान के चारों तरफ घूमकर मकान को देखना शुरू किया। इस मकान की जितनी भी खिड़कियां थी, हर खिड़की के ऊपर पर्दा गिरा हुआ था। पुलिस वालों ने खिड़कियों के अंदर झांकने की कोशिश करी, लेकिन अंदर का कोई भी हाल इनको दिखाई नहीं पड़ा। पुलिस वालों ने अपनी आंखों को खिड़कियों से सटाकर और आंखों के दोनों तरफ हाथ लगाकर मकान के अंदर झांकने की कोशिश भी करी, लेकिन मकान के अंदर कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जल रही थी। इस वजह से ये अंदर का कोई भी मंजर देख नहीं पा रहे थे। तो जब घर के चारों तरफ घूमने के बाद भी और खिड़कियों से देखने के बाद भी इनको अंदर का कोई हाल पता नहीं चला, तो पुलिस वालों ने मकान के दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। मकान के दरवाजे को तोड़कर जब ये मकान के अंदर घुसे और इन्होंने लाइटें जलाई, तो अंदर का बेहद अजीबोगरीब मंजर इनको नजर आया। मकान के अंदर तमाम जगहों पर दर्जनों ईसाई क्रॉस दिखाई पड़ रहे थे। कुछ दीवारों से लटक रहे थे और कुछ फर्श के ऊपर रखे गए थे। जगह जगह पर सैकड़ों जलकर बुझी हुई मोमबत्तियां दिखाई दे रही थी और तमाम कागज़ के टुकड़े इस मकान की दीवारों से चिपके हुए थे और तमाम कागज़ के टुकड़े इस मकान की फर्श के ऊपर बिखरे हुए पड़े थे। ये जितने भी कागज़ के टुकड़े थे, इनमें किसी अजीब भाषा में लिखा गया था और अजीब तरह के चिन्ह बनाए गए थे। मकान के अंदर हर जगह पर नमक की एक मोटी लकीर दिखाई पड़ रही थी। खिड़कियों के नीचे नमक की लकीर थी, दरवाज़ों के नीचे नमक की लकीर थी और इस घर की जितनी भी दीवारें थीं, हर दीवार के नीचे नमक फैलाया गया था। इस मकान के अंदर जितने भी कोने थे, हर कमरे के कोने में नमक का एक छोटा ढेर रखा गया था। मकान के किसी कमरे में धीमा धार्मिक संगीत भी बज रहा था। तो पुलिस वालों ने एक एक कमरे में जाकर देखना शुरू किया, लेकिन इस मकान के अंदर इनको कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। अब मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि क्रिस्टोफर केस को मकान के अंदर ही होना चाहिए था। तभी एक पुलिस वाले को याद आया कि इन्होंने बाथरूम के अंदर नहीं देखा है। तो पुलिस वाले बाथरूम के सामने पहुंचे। बाथरूम का जो दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। इन्होंने दरवाजे को खटखटाया, आवाज़ दी, लेकिन जब इस दरवाजे के अंदर से भी कोई जवाब नहीं आया तो इन्होंने इस दरवाजे को भी तोड़ दिया। जब दरवाजे को तोड़कर ये बाथरूम के अंदर घुसे तो इन्होंने देखा कि बाथरूम के अंदर क्रिस्टोफर केस एक खाली बाथटब के अंदर बैठा हुआ है। इसने अपने पैरों के घुटने मोड़कर अपने सीने से चिपका लिए थे और ये अपने हाथों को जोड़कर अपने पैरों और अपने शरीर के बीच में दबाए हुए था। इसका सर इसके पीछे जो दीवार थी, उस दीवार से टिका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बैठे बैठे सो गया हो। जिस बाथटब में बैठा हुआ था, उस बाथटब के चारों तरफ भी नमक की एक मोटी लकीर बनाई गई थी। बाथरूम की दीवारों के नीचे नमक फैलाया गया था और बाथरूम के हर कोने पर नमक का एक छोटा ढेर रखा हुआ था। बाथटब के ऊपर इसके चारों तरफ तमाम मोमबत्तियां जलाई गई थी जो अब तक जलकर बुझ चुकी थी और हर मोमबत्ती के बीच में एक एक क्रॉस रखा गया था। खैर, पुलिस ने जब क्रिस्टोफर को हिलाया तो इसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। ये मर चुका था। पुलिस जब इसे यहाँ से ले गई और ले जाकर इसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला कि इसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था, इस वजह से इसकी मौत हो गई थी। लेकिन क्रिस्टोफर केस मात्र 35 साल का था और ये पूरी तरह से स्वस्थ था। पोस्टमार्टम में इसके अलावा एक और बात पता चली थी कि क्रिस्टोफर केस के हाथ की हर उंगली पर कटने के तमाम छोटे छोटे निशान बने हुए थे, वैसे निशान जैसे निशान घास से कटने पर बनते हैं, और ऐसे ही निशान इसके शरीर पर तमाम जगहों पर भी बने हुए थे। जब पुलिस ने क्रिस्टोफर के घर की और तलाशी ली थी तो इन्हें घर के अंदर तमाम ऐसी किताबें मिली थी जो तंत्र मंत्र और काला जादू से संबंधित थी। इन किताबों में तंत्र मंत्र और काला जादू करने और इससे बचने के उपायों के बारे में बताया गया था। अब क्रिस्टोफर केस की मौत और इसके घर के अजीबोगरीब हालातों को देखते हुए पुलिस की दिलचस्पी इस केस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो
इन चीज़ों के पीछे की वजह को जानना चाहते थे। लेकिन इन चीज़ों के पीछे की जो वजह थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है क्रिस्टोफर केस की ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते की कहानी। क्रिस्टोफर केस रिचमंड वर्जीनिया में पैदा हुआ था, यहीं पर ये बड़ा हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्रिस्टोफर केस ने यहीं रिचमंड में एक रेडियो डीजे के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जब ये 32 साल का हुआ तो नए करियर की तलाश में ये रिचमंड से निकलकर सियाटल चला आया। यहाँ आने के बाद इसने म्यूजैक होल्डिंग्स नाम की एक कंपनी में काम करना शुरू किया। ये म्यूजैक होल्डिंग्स कंपनी लिफ्ट और वेटिंग रूम में बजने वाला शांत किस्म का म्यूजिक बनाती थी। क्रिस्टोफर केस की सबसे अच्छी बनती थी। यहाँ आने के बाद इसने नए दोस्त बनाए और साथ ही साथ ये रिचमंड के अपने पुराने दोस्तों से भी संपर्क में बना रहा। लेकिन क्रिस्टोफर केस का स्वभाव ज़्यादातर अकेले रहने वाला था। इसे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। लोगों के साथ बाहर घूमने जाने या शाम कहीं बाहर बिताने के बजाय ये अपने घर में म्यूजिक सुनते हुए शांति के साथ समय बिताना पसंद करता था। क्रिस्टोफर बिना किसी वजह किसी को परेशान नहीं करता था और बदले में दूसरे लोग भी क्रिस्टोफर को परेशान नहीं करते थे। क्रिस्टोफर ने अभी तक शादी नहीं करी थी और इसके किसी से उस तरह के रिश्ते भी इस वक्त नहीं थे। काम के सिलसिले में इसे काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ता था और ये पूरे अमेरिका भर में घूमा करता था। क्रिस्टोफर केस अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता था। ये रोज़ाना विटामिन्स वगैरह लिया करता था और हर दिन बड़े शौक के साथ एक्सरसाइज भी किया करता था। क्रिस्टोफर की संगीत में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी, खासकर प्राचीन संगीत में। इसलिए क्रिस्टोफर को जब भी समय मिलता ये अपना समय संगीत को सुनने और संगीत की बारीकियां समझने में बिताया करता। खैर, अब क्रिस्टोफर के घर के हालात तो अजीबोगरीब थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो चुका था कि क्रिस्टोफर की मौत प्राकृतिक कारणों की वजह से ही हुई है और पुलिस को क्रिस्टोफर के मकान में कोई ऐसे सबूत भी नहीं मिले थे, कोई ऐसे निशान भी नहीं मिले थे जिनसे साबित होता कि कोई क्रिस्टोफर के घर के अंदर घुसा था या फिर क्रिस्टोफर के अलावा इसके मकान में कोई और मौजूद था। इस वजह से पुलिस के पास इस केस में करने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। फिर भी पुलिस को पूछताछ तो करनी ही थी और जब पुलिस ने क्रिस्टोफर के दोस्तों से पूछताछ करी तो उनको तमाम अजीबोगरीब बातें पता चली। क्रिस्टोफर केस के दोस्तों ने बताया कि क्रिस्टोफर ने तमाम बार अपने दोस्तों को बेहद डरे हुए और बेहद घबराए हुए हालातों में फ़ोन किया था और उसने बताया था कि उसके पीछे कुछ शैतानी ताकतें पड़ी हुई हैं। वो इन शैतानी ताकतों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार हारता चला जा रहा है। क्रिस्टोफर ने अपनी एक दोस्त को फ़ोन करके बताया था कि वो 1 हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा नहीं बचेगा। और यही नहीं, जिस रात क्रिस्टोफर की मौत हुई थी उस दिन की सुबह को भी उसने अपनी एक दोस्त को फ़ोन करके बता दिया था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। तो अब सवाल ये था कि क्रिस्टोफर की मौत जब प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई तो उसे आखिर कैसे पता चला कि वो आज की रात के बाद ज़िंदा नहीं बचेगा। तो जब पुलिस वालों को ये बातें पता चली तो उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या बात है। इसे आखिर कैसे पता चला कि इसकी मौत होने वाली है और इसे आखिर ये कैसे पता चल गया कि आज की ही रात इसकी मौत हो जाएगी। पोस्टमार्टम में क्रिस्टोफर की मौत का समय रात के 2 से 3 बजे के बीच में बताया गया था। लेकिन जब क्रिस्टोफर के दोस्तों ने आगे बताया, कहानी को आगे बढ़ाया, तब पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी खुल गई। लेकिन ये जो कहानी सामने आई थी इस पर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो कहानी के मुताबिक हुआ ये था कि इसी साल 1991 में क्रिस्टोफर कंपनी के काम के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को गया हुआ था। अब ये जो कंपनी थी म्यूजैक होल्डिंग्स से पूरी दुनिया में फैली हुई थी और इसकी तमाम ब्रांचें अमेरिका में भी थी। यहाँ पर क्रिस्टोफर की कंपनी के दूसरे लोगों के साथ मीटिंग थी। मीटिंग काफ़ी अच्छी गई और मीटिंग के बाद किसी इंसान ने क्रिस्टोफर का एक औरत से परिचय करवाया। इस औरत के काले लंबे बाल थे और इसके पास प्राचीन मिस्र के संगीत की बहुत बढ़िया जानकारी थी। अब क्रिस्टोफर की जान संगीत में बसती थी। इस वजह से जब उसने ऐसी बात सुनी तो वो फौरन इस औरत से प्रभावित हो गया। जब इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ी तो क्रिस्टोफर को समझ में आ गया कि इस औरत के पास वाकई में प्राचीन संगीत की अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन इस औरत में कोई अजीब बात थी जिसे क्रिस्टोफर समझ नहीं पा रहा था। खैर, जब इन दोनों की दूसरी मुलाकात हुई तो एक रेस्टोरेंट में हुई।
क्रिस्टोफर प्राचीन संगीत के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए उत्साहित था, लेकिन जब वो इस रेस्टोरेंट में इस महिला से मिला और इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ी, तो धीरे धीरे क्रिस्टोफर को समझ में आने लगा कि इस औरत के इरादे कुछ और ही हैं। ये औरत क्रिस्टोफर के साथ रूमानी बर्ताव करने लगी थी और ये क्रिस के साथ इसके होटल में जाना चाहती थी, लेकिन क्रिस की इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तो क्रिस ने इस औरत को मना कर दिया, लेकिन मना किए जाने पर यह औरत बहुत ही ज़्यादा भड़क गई। इसने क्रिस से कहा कि वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछताएगा। इस औरत ने क्रिस से कहा कि वो एक चुड़ैल है और वो क्रिस के ऊपर काला जादू कर देगी, जिससे एक हफ्ते के अंदर क्रिस की मौत हो जाएगी। खैर, क्रिस यहाँ से अपने होटल वापस लौटा और उसने अपनी दोस्त सैमी साउडर को फ़ोन करके ये सारी बातें बताई। ये दोनों लोग इस बात पर काफ़ी देर तक हंसते रहे और उस औरत का मजाक बनाते रहे, क्योंकि क्रिस को इन सब बातों पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सारी बातें बेकार की बातें थी। अगले दिन क्रिस अपने घर सियाटल वापस चला गया। रात में जब ये अपने बिस्तर पर सो रहा था, तो आधी रात के लगभग इसकी नींद अचानक खुल गई। जगने पर इसको ऐसा समझ में आया जैसे इसके घर के अंदर कोई किसी अजीब भाषा में फुसफुसा रहा हो। तो अपने बिस्तर से उठा और इसने लाइट जलाई। लाइट जलाते ही ये फुसफुसाहट की आवाज़ बंद हो गई। तो इसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसके घर के अंदर घुस आया हो। तब फिर इसने जाकर अपने घर के सभी खिड़की दरवाज़ों को चेक किया, लेकिन घर के सभी खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। तो वापस चला आया। इसने लाइट को बंद किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। ये दोबारा जैसे ही लेटा, फुसफुसाहटों की आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई। तो ये फिर से उठा। इसने फिर से लाइट जलाई, लेकिन इस बार लाइट जलाने के बाद भी फुसफुसाहटों की आवाज़ आना बंद नहीं हुई। तो इसने दोबारा अपने पूरे घर में देखना शुरू किया। फुसफुसाहटों की आवाज़ अभी भी आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट थी, लेकिन किसी अजीब भाषा में होने की वजह से ये फुसफुसाहटें क्या कह रही थी, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये फुसफुसाहटें घर में कहाँ से आ रही थी, इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर हर जगह से फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही हो। तभी क्रिस को दीवार के पास एक काला साया दिखाई पड़ा। ये काला साया एक ही सेकंड के लिए दिखाई पड़ा था। ऐसा लगा जैसे धुएं ने एक इंसानी आकार लिया हो और थोड़ा सा आगे बढ़कर वापस हवा में फैलकर गायब हो गया हो। अब क्रिस को डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद उस औरत की कही गई बातों का असर इसके दिमाग पर हो गया है, इस वजह से इसे अजीब अजीब तरह के वहम हो रहे हैं। लेकिन खुद को इस तरह दिलासा देने के बाद भी क्रिस का डर कम नहीं हुआ। ये पूरी रात जगा रहा और पूरी रात इसको अपने घर में फुसफुसाहटों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। दीवारों के पास काले साए चलते हुए भी इसको दिखाई पड़ते रहे। अगले दिन इसने अपनी दोस्त सैमी साउडर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। क्रिस की एक और दोस्त थी जो फेयरवेल में रहती थी। क्रिस ने उसे भी फ़ोन करके पूरी बात बता दी। तो इन दोनों दोस्तों ने भी क्रिस्टोफर को समझाने की कोशिश करी कि उस औरत की बातों का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है और ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। लेकिन क्रिस का डर जरा सा भी कम नहीं हुआ। क्रिस्टोफर ने 2 और रातें इसी तरह बिताई। फुसफुसाहटों की आवाज़ें अभी भी आ रही थी और अब रातों के वक्त क्रिस्टोफर को अपने बिस्तर के पास काले साए खड़े हुए दिखाई पड़ने लगे थे। दोनों रातें इसने बिना सोए और बेहद डरे हुए हालातों में बिताई थी। इसने अपने घर में भी हर जगह कई बार देखा था, कई बार चेक किया था। इन चीज़ों को समझने की भी काफ़ी कोशिश करी थी। इन चीज़ों के पीछे अपना दिमाग भी लगाया था और खुद को दिलासा देने का भी तमाम प्रयास किया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तीसरी रात ये अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आधी रात के लगभग वक्त हुआ था। इसने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी थी। तभी इसे लगा कि इसका शरीर पैरालाइज हो गया है। ये अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला डुला नहीं पा रहा था। तभी इसने देखा कि इसके बिस्तर के पास एक काला साया खड़ा है। ये काला साया देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। क्रिस्टोफर ने अपने हाथ पांव हिलाने चाहे, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। ये काला साया धीरे धीरे क्रिस्टोफर के ऊपर झुकने लगा और फिर इसने क्रिस्टोफर का गला दबाना शुरू कर दिया। क्रिस्टोफर को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे इसके ऊपर बेहोशी छाने लगी और फिर इसकी आंखें बंद हो गई। फिर जाकर सुबह इसकी आंख खुली। सुबह जब ये अपनी चादर को हटाकर अपने बिस्तर से उठा और इसने अपने बिस्तर को देखा, तो इसने पाया कि इसके बिस्तर पर 2 जगह किसी लाल चीज़ का धब्बा बना हुआ है और ये धब्बा उसी जगह पर बना था
जिस जगह पर रात को सोते वक्त उसकी हथेली रखी हुई थी। फिर क्रिस्टोफर ने अपने हाथ को देखा और इसके हाथ की जितनी भी उंगलियां थीं, हर उंगली के सिरे पर कटने के निशान बने थे। रात में इसकी उंगलियों के जो कटने के निशान थे, इनसे खून निकला था और 2 जगहों पर वो लाल धब्बे बन गए थे। फिर जाकर इसने शीशे में अपना गला देखा और इसके गले में भी किसी के दबाने के निशान बने हुए थे। क्रिस्टोफर ने फिर से अपने दोस्तों को फ़ोन करके ये सारी बातें बताईं, लेकिन क्रिस्टोफर के दोस्त इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर अमेरिका के दूसरे कोने में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। क्रिस्टोफर बड़ी देर तक बैठा सोचता रहा और फिर इसने इरादा किया कि वो इन काली ताकतों का सामना करेगा। क्रिस्टोफर को मालूम था कि इसके घर से कुछ ही दूरी पर एक धार्मिक बुक स्टोर मौजूद है। इस बुक स्टोर का नाम इवेंजेलिन कारपोरेटेड था। ये वहाँ गया। उस बुक स्टोर में तमाम क्रूसीफिक्स मौजूद थे। इसने बुक स्टोर के मालिक, जिसका नाम रॉडनी हिगुची था, उससे पूछा कि जो क्रूसीफिक्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से किन क्रॉस को होली वाटर से ब्लेस किया गया है। तो मालिक ने सारी बात उसे बता दी। क्रिस्टोफर ने दर्जन भर से ज़्यादा क्रॉस यहाँ से खरीदे। बुक स्टोर के मालिक को जब इसने क्रिस्टोफर को दर्जनों क्रॉस यहाँ से खरीदते हुए देखे तो उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी। उसने क्रिस्टोफर से पूछा कि आप इतने सारे क्रॉस का आखिर क्या करेंगे। तो क्रिस्टोफर ने उसे बताया कि उसके पीछे काली ताकतें पड़ी हुई हैं और ये उन ताकतों से खुद को बचाने के लिए इन सारे क्रॉस को लेकर यहाँ से जा रहा है। तो बुक स्टोर के मालिक ने क्रिस्टोफर से पूछा कि क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ। तो क्रिस्टोफर ने बुक स्टोर के मालिक से काले जादू और काली ताकतों की किताबों के बारे में पूछा। बुक स्टोर के मालिक को ऐसी जितनी भी किताबों की जानकारी थी, उसने वो सारी किताबें क्रिस्टोफर को दे दी। बाद में बुक स्टोर के मालिक ने बताया था कि जब क्रिस्टोफर बुक स्टोर में आया तो बहुत ही ज़्यादा बीमार और बहुत ही ज़्यादा पीला दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछली कई रातों से जग रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और बदहवास भी दिखाई दे रहा था। खैर, क्रिस्टोफर ने बुक स्टोर से आकर अपने घर में दीवारों पर क्रॉस को टांग दिया और कई क्रॉस अपने पास रख लिए। फिर उसने इन किताबों को पढ़कर इन काली ताकतों से बचाव के तरीकों के बारे में जानना शुरू किया। किताबों में कुछ खास तरह के निशान बताए गए थे। इन निशानों को उसने कागज़ के ऊपर बनाया और उन कागज़ों को इसने दीवारों पर चिपका दिया। जगह जगह पर घर में उन कागज़ों के टुकड़ों को भी इसने रख दिया। किताबों में ये भी बताया गया था कि नमक काली ताकतों को रोकता है, इसलिए उसने घर की खिड़की और दरवाज़ों पर नमक की एक मोटी लकीर बना दी थी। घर के कोनों में उसने नमक के ढेर लगा दिए थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी 15 तारीख की रात जब ये अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो आधी रात के वक्त इसका शरीर फिर से पैरालाइज हो गया और इसने फिर से अपने बिस्तर के पास उसी काले डरावने साये को खड़े हुए देखा। उस काले साये ने क्रिस्टोफर को इसके बिस्तर से ऊपर उठाया और फिर से बिस्तर पर पटक दिया। फिर इसकी अगली रात यानी 16 तारीख की रात को क्या हुआ था इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन इस रात कुछ ऐसा हुआ था कि क्रिस्टोफर अपने घर से रात के वक्त भाग खड़ा हुआ और इसने बाकी की रात एक होटल में जाकर बिताई। 17 तारीख की सुबह जब सैमी साउडर और इसके बाकी दोस्तों ने क्रिस्टोफर के पास फ़ोन किया तो इसका फ़ोन नहीं उठा, क्योंकि ये उस वक्त होटल में मौजूद था। शाम को जब सैमी साउडर इसकी दोस्त अपने काम पर से अपने घर वापस लौटी तो उसने सियाटल पुलिस को फ़ोन करके क्रिस के घर पर जाने और वेलफेयर चेक करने के लिए रिक्वेस्ट करी, क्योंकि पूरे दिन क्रिस्टोफर ने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया था और अपनी तरफ से भी फ़ोन नहीं किया था। और क्रिस्टोफर ने जितनी भी बार अपने दोस्तों को फ़ोन किया था, ये उनको बहुत ही ज़्यादा डरा और घबराया हुआ मालूम पड़ा था। इसके अलावा क्रिस्टोफर ने अपने दोस्तों को बता भी रखा था कि ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है और उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। पुलिस जब 17 तारीख की रात क्रिस्टोफर के घर पर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस वालों ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वालों ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि ये ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है। पुलिस वालों ने घर का एक चक्कर लगाया। उनको जब कोई अजीब बात नहीं समझ में आई तो वापस चले गए। इसके अगले दिन यानी 18 तारीख की दोपहर को क्रिस्टोफर एक चर्च में गया। वहाँ के पादरी से इसके साथ जो कुछ हो रहा था इसने पूरी बातें पादरी को बताई और इसने पादरी से मदद मांगी। काफ़ी देर ये रोता रहा। अब पादरी जो अपनी तरह से इसको समझा सकता था उसने समझाया और ये वहाँ से वापस चला आया। चर्च से लौटने के बाद क्रिस्टोफर ने अपनी दोस्त सैमी साउडर को फ़ोन किया, लेकिन सैमी का फ़ोन नहीं उठा, क्योंकि इस वक्त तो अपने ऑफिस में काम पर गई हुई थी। तो क्रिस्टोफर ने सैमी के फ़ोन पर
एक वॉइस मेल रिकॉर्ड कर दिया। इस वॉइस मेल में क्रिस्टोफर ने बताया कि उसने इन काली ताकतों का मुकाबला करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। वो लगातार हारता गया और ये काली ताकतें उसके ऊपर लगातार हावी होती चली गईं। और ये लग रहा है कि आज की रात ये काली ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। यही बात उसने अपनी फेयरविल में रहने वाली दोस्त के फ़ोन पर भी रिकॉर्ड कर दी थी। इस बात से ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रिस्टोफर अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका है, उसने अपने आप को किस्मत के सहारे छोड़ दिया है और वो अपनी ज़िंदगी की जंग अब हार चुका है। अगले दिन यानी 18 तारीख को जब क्रिस्टोफर के तमाम दोस्तों ने सियाटल पुलिस के पास फ़ोन किया, तो सियाटल पुलिस के लोग दोबारा क्रिस्टोफर के घर पर गए और इस बार वो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे। अंदर घुसने पर उन्हें घर के अंदर का अजीबोगरीब नज़ारा दिखाई पड़ा और क्रिस्टोफर की लाश इनको बाथटब में मिल गई। क्रिस के दोस्तों ने यह माना कि डर की वजह से क्रिस्टोफर के दिल ने काम करना बंद कर दिया था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या क्रिस के ऊपर काला जादू काम कर गया था या डर की वजह से उसकी जान चली गई थी और इस डर की कोई और वजह थी, या फिर इसमें कोई गहरी साजिश थी। इन बातों का कोई भी खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और ये सारी बातें अभी तक एक रहस्य हैं। इस केस में ये भी अजीब बात है कि क्रिस ने जिस रात अपनी जान जाने की बात बताई थी, ठीक उसी रात उसकी जान चली गई थी, उसकी मौत हो गई थी और उसकी मौत भी बिल्कुल प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई थी। किसी भी अन्य इंसान ने क्रिस्टोफर की जान नहीं ली थी। तो खैर, पुलिस ने इसको नेचुरल डेथ ही माना था और इस केस को बंद कर दिया था। सैन फ्रांसिस्को में जिस औरत ने क्रिस्टोफर को श्राप दिया था और जिस औरत ने खुद को चुड़ैल बताया था, उस औरत का कभी कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि क्रिस्टोफर ने उस औरत का कोई नाम कभी किसी से नहीं बताया था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि क्रिस्टोफर को कोई दिमागी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे तमाम तरह के भ्रम होने लगे थे। लेकिन अगर ये कोई दिमागी बीमारी थी, तो ये कौन सी बीमारी थी जिसका अटैक इतना ज़्यादा तेज था कि एक ही हफ्ते के दरमियान क्रिस्टोफर एक बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ इंसान से इस तरह बदल गया था और आखिर में उसकी मौत हो गई थी। क्रिस को पहले किसी तरह की बीमारी थी या नहीं थी, इस बात का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कई जगहों पर ये बातें सामने आती हैं और ये विश्वास भी किया जाता है कि नमक वाकई में काली ताकतों को रोकता है। लेकिन आखिर जब क्रिस्टोफर ने अपने पूरे घर में नमक फैला रखा था, तो ये नमक काली ताकतों को रोक क्यों नहीं पाया? या फिर उसने सही नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, यानी रॉक सॉल्ट का, क्योंकि बताया जाता है कि इस काले जादू और तंत्र मंत्र को रोकने में रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।